हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम में सेक्शन 60 से लेके 64 तक है। 60, 61, 62, 63, 64 ये 5 सेक्शन क्लबिंग से रिलेटेड है। तो हम लोग और एक तक करेंगे और एक और सेक्शन है 65। 65 के ट्रांसफेरी ये भी हम लोग करेंगे। तो पहला सेक्शन आते हैं सेक्शन 60 पे। इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। यानी एसेट हमारे पास ही है, हम एसेट से जो इनकम होती है वो इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज एक घर है, घर हमारे नाम से है और टेनेंट को कहते हैं रेंट आप किसी थर्ड पर्सन को दे दो। तो अगर अगर टेनेंट रेंट थर्ड पर्सन को देगा तो क्या ये रेंट थर्ड पर्सन का है? नहीं, रेंट किसका है? जिसका घर है, जिसके नाम से घर है। तो अगर आप एसेट आपकी एसेट से जो इनकम है किसी को भी ट्रांसफर करोगे तो दैट एसेट दैट इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफेरर। ट्रांसफेरर यानी जो ट्रांसफर किया है उसके इनकम में ये क्लब हो जाएगा। जैसे सपोज एक एसेट है कि एसेट है हमारे पास, एसेट से इनकम है, एसेट 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 है मिस्टर ए का, मिस्टर ए का एसेट है। एसेट से जो इनकम है, इनकम ट्रांसफर्ड, एसेट से जो इनकम है वो ट्रांसफर कर देते हैं मिस को, बी को। ट्रांसफर whether such transfer is revocable or not। क्या इस ट्रांसफर को आप कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जब एसेट मिस्टर ए की है तो इनकम मिस्टर बी टैक्सेबल होगा। इन दिस केस सच included be included in the income of मिस्टर ए, included in the मिस्टर income of मिस्टर बी, मिस्टर ए, मिस्टर ए। तो ये पहला प्रोविजन है। सेक्शन 60 कहता है कि कोई एसेट है, उस एसेट से इनकम है, इनकम आप किसी को ट्रांसफर करोगे तो इस ट्रांसफर को हम नहीं मानेंगे। ये इनकम जिसका एसेट है उसी के हैंड में टैक्सेबल होगा। सेकंड प्रोविजन पे आते हैं, सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। यहाँ पे एसेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट का रिवोकेबल ट्रांसफर हो रहा है। का मतलब है रिवोकेबल को सेक्शन 60 में डिफाइन किया है कि ट्रांसफेरर उस एसेट का किसी इनकम में पार्ट है या एसेट दोबारा से रिट्रांसफर होता है, मतलब उस ट्रांसफर को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। रिवोक का मतलब कैंसिल करना। कि अगर मिस्टर ए ने ट्रांसफर किया है मिस्टर बी को, अब ये रिवोकेबल ट्रांसफर क्या है ये हम लोग देखते हैं। रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर है ए ने बी को ट्रांसफर किया है, बी को एसेट ट्रांसफर किया है, एसेट ट्रांसफर, और रिवोकेबल, रिवोकेबल का मतलब इस एसेट को ए कभी भी एक्वायर कर सकता है, यानी एसेट को वापस ले सकता है। ए इस एसेट को कभी भी वापस ले सकता है या उस एसेट से जो इनकम है या इनकम का पार्ट है ये ए ले सकता है। तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर होगा। और रिवोकेबल ट्रांसफर आप करते हैं तो इस एसेट से जो भी इनकम होगी, ये इनकम दैट इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर ए। ये इनकम इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए के इनकम में ये इंक्लूड हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन 61 कहता है। रिवोकेबल ट्रांसफर समझ गए। 63 कि एक बार एसेट ट्रांसफर कर दिया तो कभी भी दोबारा वापस ले सकते हैं या एसेट से जो इनकम है वो इनकम हम ले सकते हैं।
या ट्रांसफेरर हैज पावर टू रिज्यूम द एसेट, यानी ट्रांसफेरर के पास ये राइट रहता है कि हम एसेट को ट्रांसफर करके कभी भी वापस ले सकते हैं। 62 में इरिवोकेबल ट्रांसफर कहता है, इरिवोकेबल कि एक बार ट्रांसफर कर दिया तो उस ट्रांसफर को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी जब तक बेनिफिशियरी जिंदा रहेगा, ट्रांसफेरी जब तक जिंदा रहेगा तब तक आप वापस नहीं ले सकते। तो ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल में कि एसेट ट्रांसफर करके जब मर्जी तब वापस ले लो। इरिवोकेबल में एक बार अब कर दिया तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी जब तक बेनिफिशियरी जिंदा रहेगा तब तक आप उस एसेट को रीएक्वायर नहीं कर सकते। ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है। 64 में आते हैं, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू द स्पाउस, यानी एसेट, कोई इन एसेट है, हम स्पॉस को ट्रांसफर करते हैं। स्पॉस को कोई एसेट हम ट्रांसफर करते हैं, सपोज अब ट्रांसफेरर है, ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी, ट्रांसफेरी, तो ये इंडिविजुअल है, ट्रांसफेरर इज इंडिविजुअल और ट्रांसफेरर इज स्पॉस। अब इंडिविजुअल ने कोई एसेट ट्रांसफर किया है, एसेट ट्रांसफर, इंडिविजुअल ने कोई एसेट ट्रांसफर किया है स्पॉस को, एसेट, इस एसेट से तो इनकम होगी, जो भी इनकम होगी दैट इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इसके इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, included। यानी इंडिविजुअल ने कोई एसेट अपने स्पॉस को ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर है विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये ट्रांसफर है विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन का इंडिविजुअल कोई भी एसेट अपने स्पॉस को ट्रांसफर करता है तो उस एसेट से जो इनकम होगा दैट इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो ये है, इसमें कंडीशन है, 3 केस में हम क्लब नहीं करेंगे। क्लब का मतलब इंक्लूड कर देना, यानी ट्रांसफेरर की इनकम में हम इंक्लूड कर देंगे, दैट इज द क्लबिंग, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके इनकम में इंक्लूड करेंगे, दैट इज द क्लबिंग। क्लब का मतलब इंक्लूड करना। कहता है 3 केस में क्लबिंग नहीं होगा। पहला कहता है एसेट इज सोल्ड फॉर एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, एसेट को एडिक्वेट कंसिडरेशन से सेल किया गया है, तब तब क्लबिंग नहीं होगा। सेकंड कहता है द रिलेशनशिप ऑफ वाइफ हस्बैंड, यानी जिस टाइम ट्रांसफर हुआ था उस टाइम रिलेशनशिप था ही नहीं हस्बैंड वाइफ का, यानी जिस टाइम ट्रांसफर हुआ था उस टाइम वो स्पॉस था ही नहीं, यानी मैरिज से पहले ही ट्रांसफर कर दिया, बिफोर मैरिज ट्रांसफर कर दिया, उस केस में क्लबिंग नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है कि ट्रांसफर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, लिव अपार्ट का मतलब अलग अलग रहना। कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर में लिखा है कि दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, उस केस में आपको अलग से एसेट, रहने के लिए घर देना पड़ेगा, रहने के लिए और भी चीजें देना पड़ेगा, तो उस केस में एसेट ट्रांसफर होगा, तो क्लबिंग नहीं होगी। ये 3 केस है जहां क्लबिंग नहीं होगी, उसके अलावा हर एक केस में क्लबिंग होगी। नेक्स्ट कहता है 64(1)(a), सेक्शन 64(1)(a) कहता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम है वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगी, यानी माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम है, कुछ इनकम को छोड़ करके, जैसे माइनर माइनर अपने टैलेंट से इनकम अर्न करता है तो एक्सेप्शन हम लोग देख लेंगे, माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। अब पेरेंट्स तो 2 है, मदर फादर, किसके इनकम में क्लब होगी, तो जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी उस पेरेंट्स के इनकम में क्लब हो जाएगी। अगर कोई अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है
तो माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगी, जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर पेरेंट्स में का रिलेशनशिप, मैरिज ऑफ द पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट। सेकेंड पॉइंट कहता है मैरिज ऑफ द पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट। सबसिस्ट का मतलब कि दोनों का मैरिज खत्म हो गया, यानी डाइवोर्स हो गया दोनों में, वाइफ हस्बैंड में डाइवोर्स हो गया, उस टाइम बच्चे की इनकम किसके इनकम में क्लब करेंगे? जो बच्चे को मेंटेन करेगा। इन केस ऑफ डाइवोर्स बच्चे को जो मेंटेन करेगा उसके इनकम में क्लब करेंगे। और थर्ड पॉइंट कहता है where where any such income is once included, कहता है एक बार पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दिया तो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, तब जब तक एओ सेटिस्फाइड है तब तक वो क्लब उसी पेरेंट्स के इनकम में होता रहेगा। एओ चाहे तो चेंज करवा सकता है क्लबिंग, आप क्लबिंग करते रहिए। कहता है इन फॉलोइंग केसेस, पॉइंट नंबर 4 कहता है इन द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ माइनर शैल नॉट बी क्लब्ड। कहता है इन केस में क्लब नहीं करेंगे। कौन किस केस में? पहला कि इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, यानी माइनर चाइल्ड डिसेबल है, माइनर चाइल्ड एबल नहीं है, डिफरेंटली एबल है, उस केस में माइनर की इनकम होगी, वो क्लब नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट कहता है कि माइनर ये पैसे, ये इनकम अर्न किया है अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने स्पेशलाइज नॉलेज से, तब भी क्लबिंग नहीं होगी। तो माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में सिर्फ दो केस में क्लब नहीं होगा। पहला केस है सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, सेकंड केस है माइनर हैज स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज, टैलेंट, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। अगर माइनर चाइल्ड की फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है तो जिस पेरेंट की इनकम में क्लब होगी उस 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 1032 में, और ये एग्जेम्पशन पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में एक बच्चे के लिए 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा, और पर चाइल्ड यानी 1500 पर चाइल्ड एग्जेम्पशन मिलेगा। 5 चाइल्ड है तो 7500, 4 चाइल्ड है तो 6000 का, तो 1500 पर चाइल्ड। इनकम ऑफ द चाइल्ड सो इंक्लूडेड the parents shall be entitled to the exemption of a maximum amount of 15,000 in respect of each minor child, यानी पर माइनर चाइल्ड पे 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा। ये है माइनर चाइल्ड। उसके बाद है 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, यानी सन्स वाइफ को हम एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब एक इंडिविजुअल है अपने सन्स वाइफ को सन्स वाइफ यानी डॉटर इन लॉ को एसेट ट्रांसफर किया है, एसेट ट्रांसफर, तो इस एसेट से जो भी इनकम होगी वो इनकम इंडिविजुअल इनकम में क्लब हो जाएगी, इंडिविजुअल के इनकम में क्लब हो जाएगी। क्योंकि इंडिविजुअल की एक एसेट है, अपने सन्स वाइफ को ट्रांसफर किया है, उस एसेट से जो इनकम होगी दैट विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ट्रांसफेरर की इनकम में क्लब करेंगे। ये कहता है कि एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट टू डॉटर इन लॉ विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये है कि डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर किया है विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये ट्रांसफर है विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, एडिक्वेट कंसिडरेशन। एसेट का जो कंसिडरेशन है, एसेट की जो वैल्यू है
उस वैल्यू के बिना ट्रांसफर किया है। एसेट की जो एडिक्वेट वैल्यू है उसके बिना ट्रांसफर हुआ है तब क्लबिंग होगी। सनस्वाइप एसेट के सारे पैसे चुका दिया है तो क्लबिंग क्यों होगी? अब सनस्वाइप इंडिविजुअल से परचेज कर सकता है, पूरा पेमेंट करेगा उसके अकाउंट में, फिर परचेज कर लेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नोट, इफ ट्रांसफर्ड एसेट इज इन्वेस्टेड। अब जो एसेट ट्रांसफर किया है उस एसेट को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है या उस एसेट को बैंक में एफडी करवा देता है, एफडी से जो इंटरेस्ट है उसमें कितना क्लब होगा? क्योंकि अब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपने जो एसेट दिया उसको भी इन्वेस्ट किया, अपना एसेट भी ऐड कर दिया, तो यानी दोनों का इनकम, यानी डॉटर इन लॉ की और इंडिविजुअल की दोनों की इनकम क्लब होके दोनों की इनकम इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में या दोनों की इनकम क्लब होके एफडी हो रहा है बैंक में। तो सारा इनकम क्लब नहीं करेंगे क्योंकि डॉटर इन लॉ की जो अपनी इनकम है उस इनकम से जो इनकम अर्न करेगी और डॉटर इन लॉ की जो एसेट है, आपने एसेट दिया है डॉटर इन लॉ को और उसके बाद अपने सपोज आपने 10 लाख दिया, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इंडिविजुअल ने अपने सन्स वाइफ को 10 लाख 10 लाख ट्रांसफर कर दिया, तो 10 लाख से जो इनकम होगी वो क्लब होगी, क्लब होगी। लेकिन 10 लाख आपने सनस्वाइप को दिया, 10 लाख से जो इनकम होगी वो इनकम क्लब करेंगे, इनकम क्लब होगा। अब सनस्वाइप ने क्या किया, 10 लाख आपने दे दिया और 15 लाख उनके पास अपने आप था, तो 25 लाख रुपए लगा के अब बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया। अब 25 लाख में बिजनेस शुरू हो गया तो क्या 25 लाख में जो इनकम होगी वो क्लब होगी? नहीं, 25 लाख पे जो इनकम होगी, इनकम by amount invested in the business, invested in the business as on first day of the, मतलब amount transfer on the first day of the previous year, invested, invested, transferred amount invested, transferred amount invested on first day of the previous year divided by total amount invested, total amount invested, ये क्लब होगा। मतलब कि आपने जितना दिया है ये और अपना इनकम दोनों मर्ज करके बिजनेस में लगा दिया। अब जो इनकम हो रही है तो सिर्फ 10 लाख के इनकम ही क्लब होगा, 10 लाख पे जो इनकम होगी वही क्लब होगा। ये हमारा पॉइंट कहता है कि इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहला दिन जितना एसेट ट्रांसफर होगा उस एसेट्स में डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस, फर्स्ट डे में आपने कितना दिया और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, मतलब कि आपके पैसे के प्रोपोर्शनेटली ही क्लबिंग होगी। तो ये हमारा है सन्स वाइफ, सन्स वाइफ और वाइफ भी कह सकते हो। सन्स वाइफ और वाइफ को हम एसेट ट्रांसफर करते हैं या स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं, उससे जो बिजनेस होती है तो इतना क्लब हो। नेक्स्ट पॉइंट 64 सबसेक्शन 2 कहता है इनकम ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सपोज एक इंडिविजुअल है, पैसे लगा के अपना प्रॉपर्टी खरीदता है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, ये फैमिली मेंबर है, ये फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर कहीं जॉब करता है, सैलरी मिलती है, सैलरी से एसेट खरीदता है, एसेट खरीद लिया, एसेट परचेज किया, परचेज एंड देन ट्रांसफर, then transfer
टू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का फैमिली, फैमिली मेंबर है, इंडिविजुअल जॉब करता है, सैलरी मिलती है, उस सैलरी से कोई एसेट खरीदता है, उस एसेट पे उस इंडिविजुअल का हक होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल क्या करता है, एसेट को ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देता है। तो इस एसेट से इनकम होगी, उस इनकम को हम क्लब कर देंगे, ये इनकम क्लब हो जाएगा द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। ये पॉइंट्स कहता है कि इंडिविजुअल ने अपनी सैलरी से यानी अपने पर्सनल इनकम से कोई एसेट खरीदता है और एसेट को ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देता है, तो इस ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और उस एसेट से जो इनकम होगी दैट इनकम विल बी क्लब विद द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। और क्लबिंग ऑफ इनकम आफ्टर पार्टीशन, इनकम को तो क्लब होता जाएगा लेकिन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में डिवाइड हो जाता है, फैमिली में पार्टीशन हो जाता है, उस फैमिली का पार्टीशन होता है, पार्टीशन के बाद क्लबिंग दो केस में नहीं होगी। अगर क्लबिंग क्लबिंग एसेट जो इंडिविजुअल ट्रांसफर किया था ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, वो एसेट्स वापस इंडिविजुअल को मिल जाता है, तब क्लबिंग नहीं होगी। अगर ये एसेट्स किसी उनके स्पाउस को मिलता है तब क्लबिंग होगी, उनके बच्चे को मिलता है तब क्लबिंग होती रहेगी। तो ये कहता है क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन। उसके बाद 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 कहता है रिम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, स्पाउस का remuneration on the concern in which other spouse has substantial interest. Suppose अब इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सपोज एक फर्म में एक्स एक्स वाई जेड एंड कंपनी, ये एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इसमें सब्सटेंशियल इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब इस फर्म से सैलरी मिलता है, सैलरी टू स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंडिविजुअल के स्पाउस को सैलरी मिलता है, तो ये सैलरी क्लब हो जाएगा इंडिविजुअल के इनकम में। ये कहता है कि एक इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% या तो वोटिंग पावर हो या 20% प्रॉफिट शेयरिंग हो, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20%, यानी इंडिविजुअल का एक्स वाई जेड एंड कंपनी में 20% का प्रॉफिट शेयरिंग है और एक्स वाई जेड एंड कंपनी आपको इंडिविजुअल के स्पाउस को सैलरी देती है, तो इस सैलरी को हम इंडिविजुअल की सैलरी में क्लब कर देंगे। अब कहता है दोनों स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी इंडिविजुअल का भी स्पाउस का भी दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस केस में जो सैलरी मिलेगी स्पाउस को, तो दोनों में जो हायर इनकम जिसका होगा उसके इनकम में सैलरी क्लब हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लबिंग कहता है, क्लबिंग नहीं होगी, यानी स्पाउस के यहाँ पे इंडिविजुअल सैलरी देता है अपने स्पाउस को, इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लबिंग नहीं होगी। कब नहीं होगी, तो सेकंड दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि उस स्पाउस के पास टेक्निकल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, यानी अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने डिग्री डिप्लोमा से पैसे कमा रहे हैं, तो क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन स्पाउस के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप सैलरी दे रहे हैं,
तो क्लबिंग होगी। सेकेंड पॉइंट कहता है इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो दोनों में जिसका इनकम ज्यादा है उसके इनकम में क्लब कर दो। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% इक्विटी शेयर होल्डिंग या 20% प्रॉफिट शेयर होल्डिंग। 20% का प्रॉफिट शेयरिंग है तब भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और 20% का इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है तो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और यहाँ पे कहता है कि इंडिविजुअल अलोंग विथ रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखेंगे इंडिविजुअल कितना होल्ड कर रहा है, इंडिविजुअल का रिलेटिव्स कितना होल्ड कर रहा है, इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव सब मिला के 20% वोटिंग पावर या 20% प्रॉफिट शेयरिंग हो जाए तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहलाता है। रिलेटिव का मतलब स्पाउस हस्बैंड वाइफ हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स और बच्चे, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, इंडिविजुअल स्पाउस हो गए, तो ये रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है? रिलेटेड पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव, ये मिला करके 20% हो रहा है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। रिलेटिव्स में कौन बोलेंगे? रिलेटिव्स में स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर एंड लीनियल ascendant descendant, lineal ascendant and descendant, lineal ascendant, lineal descendant, ये है इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव सब मिला के 20% वोटिंग पावर हो गया तो हम कहेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सिर्फ इंडिविजुअल का ही नहीं देखना है, सारे रिलेटिव्स का मिला के देखना है कि 20% का वोटिंग पावर है या नहीं। 20% का वोटिंग पावर है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। तो ये हमारा 64 सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 65 पे, लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफेरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफेरर। अब कहता है कि अगर इंडिविजुअल ने, अगर अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल ने कोई एसेट ट्रांसफर किया, एसेट ट्रांसफर किया ट्रांसफेरी को विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, without an adequate consideration, तो अब एसेट से जो इनकम होगी, इनकम क्लब हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। तो क्लब हो गई तो इंडिविजुअल ठीक है टैक्स नहीं देगा, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेसेबल नहीं है, इंडिविजुअल का पता ही नहीं चलता। एक इंडिविजुअल ने एसेट ट्रांसफर करके इंडिया से बाहर भाग गया तो फिर उस केस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ट्रांसफेरी की। तो ये पॉइंट्स कहता है कि लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफेरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफेरर, तो ये कहता है नोटिस ऑफ डिमांड ऑफ टैक्स also be issued to transferee in respect of income included in transferer of transferer। कहता है कि क्लब तो आप करते रहो, जब तक इंडिविजुअल ट्रेसेबल है तब तक क्लबिंग होती रहेगी। जब इंडिविजुअल ट्रेसेबल नहीं है तो हम टैक्स किससे लेंगे? जो ट्रेसेबल है, इन ट्रांसफेरी से। मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की लायबिलिटी है टैक्स के लिए, ये सेक्शन 65 कहता है। तो ये हमारा क्लबिंग का प्रोविजन है कि क्लबिंग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेट ऑफ का प्रोविजन करेंगे। ओके, थैंक यू।